जो लोग भारत से बाहर निकले नहीं है वो तो मान रहे हैं यहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि मीडिया कह रहा है अब बनेगा भारत विश्व गुरु, बिल्कुल। पीओके आएगा वापस। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। 4 महीने के बाद जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, इसकी संभावना है कि 2.5 के आसपास कहीं सोना मंडरा रहा होगा। सोशल मीडिया पे हर तीसरा बंदा अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहता है, तो आपको क्या लगता है, क्या एस्ट्रोलॉजी को मजाक बना दिया गया है, लोगों के डर को खरीदा जा रहा है? खराब शनि हो तो बाइक चलाते समय, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल तेज चिल्ला करके बोलिए। इतना बोलने से शनि बहुत कंट्रोल में आ जाता है। अभी ये जो संबंध खराब हुए अमेरिका और भारत के, ये 2032 तक इसी प्रकार से रहे। जब मैंने ये कहा कि 25 जुलाई से पहले केंद्र से बहुत बड़े हस्ती अचानक हट जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी 22 जुलाई को बिना किसी रीजन के इस्तीफा दे देते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। राहु केतु से इतना डराया क्यों जाता है? डर मतलब क्या है? सबसे अंतिम क्या दे सकता है? मृत्यु दे सकता है। सूर्य मृत्यु नहीं देता क्या? ऐसा क्या भारत को डस गया है? ऐसा कौन सा राहु डस गया है कि कुर्सी पर लोग बैठ रहे हैं और कुर्सी को नोच रहे हैं लेकिन कुर्सी को छोड़ नहीं रहे? मैं चाहूंगी कि आप 2026 का जो बाकी समय बचा है उसके लिए भी बताइए कि लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकें। 18 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में भी क्योस क्रिएट हो जाएगा। वो भी इस युद्ध का हिस्सा बनने लग जाएगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। लोग सड़कों पे दिखाई पड़ रहे हैं। आजकल बहुत नाम चल रहा है राहुल गांधी, और मुझे लगता है शायद एक बार उन्हें मौका देना भी चाहिए। राहुल गांधी जी के हाथ से भारत के पूर्वी क्षेत्र में अगले 1.5 साल के अंदर, और वो बात अभी उनको भी आइडिया नहीं है। पूरे हफ्ते के रंग बताए गए हैं। हाँ। तो क्या इसको पहनने से हमें कोई प्रॉस्पेरिटी या कुछ अच्छा होता है लाइफ में? आपका सूर्य खराब है, आप रविवार के दिन सूर्य का रंग पहन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त लड़ाई होगा, पेट खराब हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दो ऐसी शक्तियां हैं, अगर एक साथ मिलकर के काम करने लग जाएं तो फिर इस शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हेलो एंड वेलकम टू योर टॉक शो। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। वैसे तो सभी पॉडकास्ट मेरे लिए खास होते हैं, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ खास लाए हैं। आने वाले समय की भविष्यवाणियां, दूर देशों से रिलेटेड, अपने देश से रिलेटेड, सोने चांदी से रिलेटेड, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसे आप जानना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के हमारे गेस्ट आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। हमारे गेस्ट सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए, जिन्हें आप सभी जानते हैं, सुमिताचार्य महाराज जी। आज के इस पॉडकास्ट में सुमिताचार्य जी ने कुछ एस्ट्रोलॉजी की ऐसे टिप्स दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी के कौन से योग हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हर राशि के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत खास रेमेडीज भी सुमिताचार्य महाराज की तरफ से आज के इस पॉडकास्ट में है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, कहीं ना जाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। इट्स एंटायरली माय प्लेजर सर। जी सर, जैसे आप, अगर हम आपका लुक देखें तो लगता ही नहीं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर नाम सुनते ही एक दिमाग में अलग ही आप समझ सकते हैं कि धोती कुर्ता आता है दिमाग में आपके? जी, धोती कुर्ता और रुद्राक्ष मैं की आपको एक बात माला। बताता हूँ, ये जो धोती कुर्ते का फैशन है, अगर आप सिला हुआ वस्त्र पहन रहे हैं, पहले तो अगर आप अनुष्ठान में हैं तो अनुष्ठान में आपको बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने का नियम है। अच्छा, अगर सिला हुआ वस्त्र है तो मतलब आप फैशन कैरी कर रहे हैं। ओके। तो क्या पॉइंट बनता है? 500 साल पुराना फैशन, मुगल काल के समय कुर्ता का फैशन आया था। तो क्या पॉइंट बनता है कि सिला हुआ भी पहनना है तो 500 साल पुराना, अब सिला हुआ पहन ही रहे तो क्यों ना नया नवेला पहने, ताकि बिल्कुल कम से कम अपने जेंजी ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट कर पाएं और उनके साथ भी वो भी हमारी बातों को सुने एटलीस्ट। जी नहीं जी तो जी। फिर वही है, संत वाला वेशभूषा रहे कि अगर बिना सिला हुआ है तो एक ही सिंगल कपड़ा पहने, तो वो पॉइंट बनाता है। तो इसको मैं पॉइंटलेस मानता हूँ कि ज्योतिषाचार्यों को, धर्माचार्यों को, आचार्यों को जोड़ दिया गया है 500 साल 600 साल पुराने फैशन से। एक वेशभूषा देखकर ही जी पहचान हाँ। हो गई है उनकी। वेशभूषा का अगर देखा जाए, धर्म को अपने अंदर से कैरी करना चाहिए। जैसे एक मस्तक पे आपके शिखा होना चाहिए, जो मैंने रखा है, ओके। लंबी शिखा मस्तक पे। सभी को कहता हूँ ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति। तो शिखा जब आपके माथे पे होती है तो आपको प्रारब्ध का ज्ञान मिलता है, अच्छा, पुराने जन्म का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। मैंने ओके। कौन सी कोई ज्योतिष के लिए औपचारिक शिक्षा ली, लेकिन भारत में अगर चुनिंदा ज्योतिषों में मेरा नाम आता है, कम उम्र में आता है, इसका बड़ा कारण है कि प्रारब्ध का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। और प्रारब्ध के ज्ञान के पीछे शिखा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, तभी आपको धार्मिक ज्ञान पुराना वाला कनेक्ट आपसे हो जाएगा और जो भी साधना करेंगे वो पूरा होगा। तो जनेऊ ओके। पहनना चाहिए, मैंने जनेऊ पहना है। जी और जी। मैं रुद्राक्ष की एक माला, माँ भगवती का शक्ति यंत्र अपने हाथ में रखता हूँ। तो अच्छा ये चीजें जो हैं वो आप कहते हैं धर्म को धारण करते हैं, जी। धर्म धारण करने का विषय है। तो धर्म धारण करिए,
उसके अतिरिक्त कुछ धारण करते हैं तो वो आडंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी आपने मुझे बताया, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। जी हाँ। ये भगवती माँ का आपने बोला कि जी हाँ, माँ कामाख्या का शक्ति यंत्र है ये। अच्छा, ये शक्ति यंत्र है। जी। एंड आई थॉट ये ईगल है। नहीं, ये नीलकंठ है। नीलकंठ, जी। ओके। मुझे मतलब सॉरी बट जैसे मेरा परसेप्शन था ईगल है, और जैसे चील की नज़र होती है तो मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी में भी आपको डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर माना जाता है। तो थोड़ा सा मैं इस यंत्र के बारे में जानना चाहूंगी, क्या है, क्यों आपने इसको धारण किया और इससे आपको क्या शक्ति मिलती है? मुझे असीम शक्ति का अनुभव होता है जब मैं इन्हें धारण करता हूँ। वैसे आपने सही कहा, ये बाज और नीलकंठ का एक हाइब्रिड है। जी। और एक प्रकार से इसमें एक्यूरेसी है, और कहते हैं मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः, यानी भगवान शंकर नीलकंठ के रूप में आपकी रक्षा करते हैं। तो ओके। रक्षा के लिए भी है, और हर सनातनी को अपने हाथ में कोई ना कोई शस्त्र रखना चाहिए। अच्छा। जैसे बाकी कौमों में लोग शस्त्र रखते हैं, सनातनी जी। नहीं रखते। शस्त्र होना चाहिए, चाहे आप शक्ति यंत्र के रूप में रखें, त्रिशूल के रूप में रखें, चाहे किसी और रूप में रखें, ताकि जी। सनातनी के ऊपर कोई आक्रमण ना कर सके। ओके। हिंदू से टकराने के लिए लोगों को सोचना पड़े। हर किसी के पास जब शस्त्र होगा, यह शस्त्र भी है। आपने कई सारे पॉडकास्टों में देखा होगा कि सिरेमिक का कप होता है और इससे वो कप को तोड़ दिया जाता है। हाँ, और उसी डर से आज आपने कप नहीं रखा यहाँ पे। बिल्कुल। और वो कप नहीं तो पहले मैं तोड़ के एक डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दिया होता मैंने। अच्छा। तो ये कप तोड़ देता है तुरंत। तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हिंदू शक्तिशाली है और हाथ में शस्त्र होता है। और ये वैसा शस्त्र है जिसको लेकर के मैं आराम से एयरपोर्ट्स में भी घूम सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ, और ये शस्त्र है। आपका यही बेबाक अंदाज आपको दूसरों से अलग करता है। तो एक क्वेश्चन आता है आजकल जो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है। आजकल अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे, हर तीसरा बंदा अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहता है, और आम जनता नहीं पहचान पाती एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या एस्ट्रोलॉजी को मजाक बना दिया गया है, लोगों के डर को खरीदा जा रहा है, और एक आम जनता कैसे पहचाने कि ये फेक है या रियल है? देखिए, ज्योतिष एक शास्त्र है, और शास्त्र को पढ़ाने का अधिकार मूल रूप से देखा जाए तो एक वर्ण के अंदर है, ब्राह्मणों के अंदर। और जब भी ब्राह्मणों का विकल्प आया है समाज में, तब तब विस्फोट हुआ है। जी। वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था जब जब लाई गई है, विस्फोट हुआ है। जैसे क्षत्रियों का विकल्प जब लाया गया, पुलिस आदि में क्षत्रिय होने चाहिए, वो क्षत्रिय वर्ण के हैं एक प्रकार से। तो जब जब उनका कहते हैं विकल्प लाया गया, विस्फोट हुआ। क्षत्रिय का विकल्प हुआ राज जो प्रथा होती है, राज प्रथा होता है, राजतंत्र होता है, उसमें क्षत्रियों का विकल्प हुआ, विस्फोट हुआ कि नहीं? देखिए, क्षत्रिय विहीन जैसा ही सत्ता भी हुआ तो भारत तुरंत टुकड़े में टूटा। पाकिस्तान एक बड़ा हिस्सा टूट गया हमसे, एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का टूट गया, एक बड़ा हिस्सा नेपाल टूट गया हमसे, तिब्बत टूट गया हमसे। पहले समय में सब अखंड भारत था कि नहीं? जब क्षत्रियों का शासन था तो जमीनें कितनी बड़ी थी? उत्तर से दक्षिण तक एक ही भारत था, पूरब से पश्चिम तक एक ही भारत था। हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचते, अखंड भारत था। लेकिन जैसा ही विकल्पित वर्ण व्यवस्था आई, तो वर्ण व्यवस्था के आते ही भारत के हिस्से टूट गए, जमीनें छूट गईं, और तब से आज तक जमीन जुड़ी नहीं है, टूटने की ही बातें लोग करते हैं। तो ये भी विस्फोट रहा। शिक्षा व्यवस्था में विकल्प आया, तो कोई आता है व्यक्ति जो रामायण खुद से पढ़ता है और पढ़ के कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कहते हैं गुरु से ही इसको सुनना चाहिए था, पढ़ना नहीं चाहिए था खुद से पढ़ा तो अलग ही अर्थ निकाल करके रामायण जलाने पे तुल गया। एक मैं उदाहरण देता हूँ, कनक का मतलब सोना भी होता है, स्वर्ण, और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। अगर मैंने कहा कि कनक भस्म खाइए, जहां मैंने कहा स्वर्ण भस्म खाना है, वहां कोई धतूरा का भस्म बना के खा लेगा तो पागल होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो वही बात है यहाँ पर कि गुरु का उपस्थित होना और सही वर्ण से उपस्थित होना बड़ा आवश्यक है। तो वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन है उसको बचाना चाहिए, और वैकल्पिक वर्णों को उस जगह पर नहीं बैठाना है। लेकिन उसको हम पहचाने कैसे? हमें तो लगता है कि भाई सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हिट हो गए हैं, तो ये तो सही होंगे। लेकिन वो पता तब चलता है जब आपके ऊपर उसका असर नहीं आता या गलत उपाय करा दिए जाते हैं और गलत तरीके से आपको उस भुगतना पड़ता है। देखिए, गलतियां हो सकती हैं, अगर कोई सही भी है तो गलतियां उससे भी हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि जब आपको सही और गलत में भेद करना है तो देखिए कि उनका इतिहास क्या है।
जी। इतिहास में किस तरह की भविष्यवाणियां रही हैं, कौन सी सही हैं, कौन सी गलत हैं, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, उन जी। चीज़ों का जब आप सटीकता से आकलन करेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपको उनसे परामर्श लेना है या नहीं। जी। हालांकि ज्योतिषाचार्यों के अंदर इसकी भूख नहीं है कि परामर्श लो ही, वो तो लोगों की आंतरिक कष्ट है लोगों का, जो लोग चाहते हैं कि हमारे कष्ट जो है, ज्योतिष विद्या वाले जो व्यक्ति हैं, ज्योतिष विद्या जिनके पास है, वो अपनी विद्या से हमारे कष्टों का कुछ निवारण बता दें। तो अगर इस तरीके से देखेंगे कि किनके पास जाएं, कौन सी दुकान अच्छी है, तो वो अलग बात है, वो उस तरह से नहीं लेते हैं इसको। कौन सा ज्योतिषाचार्य अच्छा है, किनके पास जाना चाहिए, किनके पास नहीं जाना चाहिए, वो वही प्रश्न आता है कि उनका इतिहास कैसा रहा है। जी, क्योंकि आजकल तो 6-6 महीने के कोर्स करके भी एस्ट्रोलॉजी के बच्चे बड़े सब एस्ट्रोलॉजर बन आप के बैठ गणना गए करने हैं। सीख जाइएगा, लेकिन असली ज्योतिष गणेश में है। यानी ओके। कि आपको अनुभूति भी होनी चाहिए, आपकी वाक में सिद्धि होनी चाहिए। कुछ कहेंगे तो उसका वजन पड़ना चाहिए कि प्रकृति को भी उस बात को बनाना पड़े जो आपने कहा है उस जी। व्यक्ति के लिए। तो जी। बिना सिद्धि, बिना साधना के ज्योतिष कैसा? बिल्कुल। केवल गणना के आधार पे ज्योतिष नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, बिहार में हमारे सुमिताचार्य गुरुकुल है। ओके। औरंगाबाद बिहार में एक मदनपुर नाम का क्षेत्र पड़ता है, वहीं सुमिताचार्य गुरुकुल है मेरा। गुरुकुल के ठीक सामने एक भगवान शंकर का मंदिर है, लगभग 700 साल पुराना। अच्छा। शिवदिनेश्वर महादेव। और महादेव जी ऐसे हैं कि स्वतः भूमिगत हो गए, भूमि से 2-3 फीट ऊपर हुआ करते थे, अपने आप भूमिगत हो गए और बिल्कुल थोड़ा सा वो दिखाई पड़ते हैं। यानी जो अपनी अर्घा होती है, जिसको माँ पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, उससे नीचे शंकर जी पहुंच गए। अच्छा। अब वो महाशक्तिशाली हो जाते हैं। उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ में है, उसी प्रकार से वहां है। उस जगह को दक्षिण काशी भी कहते हैं। ओके। तो वहां पर मैं बैठता हूँ, साल में एक बार भी बैठ जाऊं, और बैठ करके वहीं पर डेट के साथ गणनाएं कर लेता हूँ कि इस डेट से इस डेट के बीच में भारत में यह घटना घटेगी, विदेश में ये होगा, यहाँ वो होगा। तो वो सारी चीजें गणना कर लेता हूँ, और यही कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और वही जो घटनाएं घटती हैं उसको मैं डंके की चोट पे न्यूज़पेपर में छपवा देता हूँ, और फिर दुनिया देखती है कि सामने वही घटनाएं उसी डेट को घटती हैं। देखा हमने, एयरप्लेन्स का भी देखा है। जी हाँ। काफी तो गणना जहाँ पे है, कुछ चीजें गणना आधार पे होती हैं। गणना जहाँ है वहां पर त्रुटि का भी संभावना हो सकता है, 50%, 90%। लेकिन जहाँ गणना नहीं है, जहाँ कृपा है, वहां त्रुटियां नहीं होती। तो कृपा और गणना दोनों लेके चलना चाहिए। लेकिन आपसे कभी ऐसा हुआ है कि गलत हुआ है? जैसे आप बहुत ट्रोल हुए थे क्रिकेट वाले पे कि फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचेगी और इंडिया जीत गई थी। तो उसके पीछे आपकी गणना में आपको लगता है कुछ गलती हुई? बिल्कुल, मैंने ऑन स्टूडियो टोटल कितने 22 लोग होते हैं एक क्रिकेट टीम में। बिल्कुल। और प्लस उस ग्राउंड का वास्तु, वो सब कुछ का आकलन एक बार में। सारे डेटा जब तक सही ना सप्लाई हो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है उन एक एक की गणना करना। जी। और ये गणनाओं का रिपोर्ट मैंने मंदिर में नहीं बनाया था, पॉडकास्ट में स्टूडियो में ही ऑन द स्पॉट जितना हो सका मैंने 5-10 पेज का बनाया। तो उसमें त्रुटि हुई है, 1-2 गणनाएं हुई हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो पिछली 100 में से अगर 2 भविष्यवाणियां हुई हैं गलत, लेकिन जो भविष्यवाणियां डेट के साथ प्रिंट कराता हूँ, आज तक उनमें से एक भी गलती नहीं आई। अच्छा। जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूँ, जब मैंने ये कहा कि 25 जुलाई से पहले जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा होना था, जब मैंने कहा था केंद्र से बहुत बड़े हस्ती अचानक हट जाएंगे, जगदीप धनखड़ जी 22 जुलाई को बिना किसी रीजन के इस्तीफा दे देते हैं, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। जी जी। हमारा 6 जनवरी 2025 को एक पॉडकास्ट था, मैंने बोला था उसमें कि भारत पाकिस्तान का मार्च के बाद, अप्रैल के महीने से देखिएगा युद्ध शुरू हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप आएगा, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में जबरदस्त भूकंप आएगा। जी। शनि का ट्रांजिशन हो रहा था, शनि की दिशा पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवेश था। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश किया है 2.5 साल के लिए। और ये जो प्रवेश है मीन राशि में, ये शनि का वही म्यांमार वाले रास्ते से एंटर किया। भारत के पूर्वी क्षेत्र में इतना भयंकर भूकंप आया था 29 मार्च को। उसके बाद भारत के अंदर पहलगाम वाला हमला होता है, और तुरंत भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ता है। जी। वो क्षणिक था, सभी दुनिया कह रही थी, दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य भी कह रहे थे कि ये जो युद्ध है यही विश्व युद्ध है, भारत इसमें विश्व गुरु बनेगा। हाँ। और पीओके भी वापस आएगा। जी। कुछ नहीं हुआ, मेरा स्टेटमेंट अलग जाता था। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी सुमिताचार्य जी महाराज करके मेरा जो हैंडल है उस पे एक भविष्यवाणी करके अपना एक बना के रखा हाईलाइट। उस पे देखेंगे तो मैं पहले से कह रहा था ये क्षणिक है, तुरंत खत्म होगा। 10 तारीख के बाद वो खत्म हो गया। ओके। अगले महीने के। और अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब हो गए।
अभी ये जो संबंध खराब हुए अमेरिका और भारत के, ये 2032 तक इसी प्रकार से रहेगा। अच्छा। 2032 तक अमेरिका भारत में बहुत अच्छी संधि नहीं होने वाली है, कोई ना कोई बात को लेकर के नोक-झोंक होगा, लड़ते रहेंगे दोनों आपस में। बहुत लंबा टाइम है, 6 साल। बहुत लंबा, और ये जो युद्ध भी शुरू हुआ है ये भी लंबा ही है। अच्छा। हाँ, ये भी 2032 तक चलता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो फिर तो ये बिल्कुल और भी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। काफ़ी सारी कंट्रीज़, अभी देखिएगा 18 अप्रैल 2026, 18 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में भी chaos क्रिएट हो जाएगा। वो भी इस युद्ध का हिस्सा बनने लग जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ की करेंसी 18 अप्रैल 2026 से लेकर 16 मई 2026 के बीच में वहाँ की करेंसी बहुत तेज़ी से नीचे आने वाली है। अच्छा, ओके। और यही देखिएगा, अभी आप 14 अप्रैल को सूर्य का ट्रांजिशन होगा। लोग बड़ा पैनिक होकर के सोना चांदी बेचे जा रहे हैं। मैंने कहा लोगों को सोना चांदी खरीदिए। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, सोना वापस से ऊपर चढ़ना शुरू होगा। ओके। वही अवधि के बारे में मैं बार बार बता रहा था कि 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में ऐसी अवधि है जिसमें सोना को बढ़ना है वापस। अच्छा। इस बीच में जितना खरीद सकते हैं खरीदिए, क्योंकि इसके बाद इसको पकड़ पाना मुश्किल है। 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि 2 महीने के बाद जब सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, उस समय फिर सोना बढ़ेगा। ओके। और 4 महीने के बाद जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, उस समय सोना अपने पीक पर पहुंचेगा इस साल के। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कितना जा सकता है ईयर एंड तक? 2.5 के आसपास का आंकड़ा मुझे दिखाई पड़ता है। ओके। इसकी संभावना है कि 2.5 के आसपास कहीं सोना मंडरा रहा होगा। कमाल है जी। जैसे आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आप बहुत सीधा आंसर देते हैं, तो इसमें बहुत क्वेश्चन, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के जब भी पॉडकास्ट करती हूँ, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये हम इंडियंस ही मानते हैं और ये सिर्फ हमारे ऊपर क्यों काम करती है, बाहर के लोग या कोई और कास्ट जैसे सिखिज्म हो गई, वो लोग भी नहीं मानते, या बाहर जो लोग रहते हैं फॉरेन में वो लोग भी नहीं मानते, तो हम क्यों इस फेर में पड़ते हैं, ग्रहों के फेर में, दशाओं के फेर में? आपको बता दें, अगर बाहर की बात करनी है तो नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने दुनिया जीता, एस्ट्रोलॉजी में मानते थे। ओके। और एस्ट्रोलॉजिकली अपने डिसीजंस लेते थे। एडोल्फ हिटलर ने एस्ट्रोलॉजिकली अपने डिसीजंस लिए थे। अच्छा। और एक बड़ा अच्छा तथ्य है, कहते हैं मिलेनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलीनियर्स डू। और एस्ट्रोलॉजी क्या है ना कि ये धर्मार्थ चीज़ है और वहाँ पर अधर्मी है। आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं क्योंकि शैतान को पूजते हैं। नकारात्मकता भर भर के भरी हुई है बाहर के कंट्रीज में। आपने देख लिया दुनिया के सारे नामचीन लोगों का नाम एप्स्टीन में आ गया जी। इतनी कुंठित और घटिया मानसिकता है उन लोगों की कि शैतान का पूजा करते हैं, और किस निर्मम तरीके से शैतान को पूजते हैं ये आपने देखा जी। तो शुभ काम कैसे होगा? एक नाली में रहने वाले जीव को आप कहेंगे कि तुम साफ सुथरे जगह पर जाकर के बैठो, तो उसका चमड़ा फट जाएगा वहां पर। नाली का कीड़ा हो, उसको साफ सुथरा सोफा पे लाके बैठा दें तो उसका चमड़ा फट जाएगा जी। तो वही बात है कि वो सफाई और ये धार्मिक चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाली के कीड़े के ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम डालिए, वही मर जाएगा जी। तो यही कारण है कि वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते। तो जो सक्सेस अभी आप उनके पास देखते हैं, जो पैसा देखते हैं, वो कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो किसी के खून से खींचा हुआ पैसा है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? वो बिल्कुल खून से खींचा हुआ है, क्योंकि मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। ब्रिटेन में आप देखेंगे जब यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट आया था भारत में, उसके आने से पहले ही जब भारत में आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था सन 1193, 12th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था जी। और उसके जलाने के बाद इतने सारे पंडितों को, इतने सारे स्कॉलर्स को भी मार दिया गया और यहाँ की सारी किताबों को भेज दिया गया लंदन। अच्छा। शिप से, बाय रोड, सब तरीके से किताबें पहुंची कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में। वहाँ पर गैलीलियो गैलीलाई सबसे पहले 15th सेंचुरी में लेकर के आते हैं, 15th 16th सेंचुरी में लेकर के आते हैं अपने एक्सपेरिमेंटेशंस जुपिटर ग्रह के ऊपर, अपने नाना प्रकार के फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, मैथमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं। ठीक उसके बाद आइजैक न्यूटन हमारे कनाद संहिता को ट्रांसलेट करते हैं जी। एकदम पॉइंट वाइज। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। कनाद संहिता में भी फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है। ओके।
सेकंड लॉ है जो F = ma, वो भी हमारे कनाद संहिता में सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कनाद संहिता में भी वही थर्ड लॉ है। अच्छा। तो लॉ का ऑर्डर भी चेंज नहीं कर पाए, हड़बड़ी इतनी थी उनको अपने रिसर्च को पब्लिश करने में कि बहुत बढ़िया हमें संस्कृत का स्क्रिप्चर मिला है, इसे एज इट इज़ उन्होंने नोट्स जो बनाया ट्रांसलेट करके, हो सकता है और भी बहुत सारे नोट्स बनाया हो, उनको याद ना रहा हो कि लॉज को शफल करना है, 1 2 3 एज इट इज छाप करके उन्होंने भी छपवा दिया अपने नाम पर। ओके। तुलसी को पेटेंट करवा लिया, तुलसी के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पेटेंट करवा लिया उन्होंने। और भारत में मीनवाइल जब अपने हमारे साइंस को कॉपी कर रहे थे, बैटरीज का रिसर्च कहाँ था? बैटरीज का रिसर्च सबसे पहले अगस्त मुनि ने करा था। अगस्त संहिता में बैटरीज कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, ये हमारे पुराने काल में, मतलब ये हज़ारों साल पहले ये जो किताबें ड्राफ्ट की गई थी उसमें ये सारी चीज़ें संस्कृत में आज भी हैं। ओके। ये चीज़ें भी वेस्ट में गई, वहाँ भी बैटरीज बना। उसके बाद जब भी अभी गाँव में भी बिजली जब कस के कड़कता है, जो भी धार्मिक लोग हैं कहेंगे अगस्त 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 अगस्त, बिजली से अगस्त को तुरंत कनेक्ट करते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने तो आज ना वो पतंग उड़ाई है तांबे का तार लगा करके, कि उनको वो करंट लगा, बता रहे ऊपर करंट है। हमें शुरू से पता था कि वहाँ करंट है। तो इतना उन्नत जो विज्ञान है भारत का, ये बाहर गया, डेवलपमेंट वहाँ होनी शुरू हुई और यहाँ के लोगों का रक्त खींच खींच करके लेके जा रहे थे। भारी मात्रा में लोगों को मारा, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह कर दिया। विदेशी आए, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा एक खेसाड़ी का दाल होता है, आज भी बिहार में सैलेड के रूप में लोग उसको यूज़ करते हैं, खेसाड़ी का साग बनाते हैं। अच्छा। पूरे भारत में खेसाड़ी की खेती होती थी जी। और ये खेती ऐसी होती थी कि इसको डिजर्टेड लैंड पे भी आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छा यील्ड देता था ये। इसकी उपज बहुत अच्छी होती थी। इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए था, इसको कोई खाद नहीं चाहिए, इसको कोई अलग से पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम पानी सोखता था और ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ा देता था। क्रॉप रोटेशन में सबसे बेस्ट जो प्लांट था वो खेसाड़ी हुआ करता था। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भारत में प्रवेश करना था, सबसे पहले पंजाब में उन्होंने प्रवेश किया और यहाँ के किसानों पर इतना दबाव बनवाया उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय भी, कि जो लोग खेसाड़ी की खेती करते हैं उनको मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। और अभी देखिए 20th सेंचुरी में 1990-93 के आसपास रिसर्च भी पब्लिश करवाते हैं कि खेसाड़ी का जो दाल होता है उससे पैरालिसिस होता है। ओके। तो हम लोगों को अनहेल्दी फर्टिलाइजर डिपेंडेंट क्रॉप्स यहाँ पे पहुंचा करके वो लोग अमीर बनना शुरू किए। यहाँ के लॉज के साथ इंटरफेयर करते हैं। बंगाल में कई सारे किसानों को जान से मार दिया गया था उस समय, जो खेसाड़ी की खेती करते थे। अच्छा। बकायदा उनके ऊपर धमकियां आती थी, लाठियों से मारा जाता था उनको। किसी एक खास दाल की खेती करने में इतना क्या बुरा है कि सरकार को इतना चुभने लग जाए कि आप ये दाल उगाएंगे तो हम आपको मारेंगे। तो वो दाल की खेती बंद हुई, तभी भारत में आज कोई भी प्लांट बिना फर्टिलाइजर लग ही नहीं रहा। जितनी खेती हो रही है सारी की सारी चीजें केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर से। जी। और आज देखिए ये युद्ध का हालात है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। जी। 2026 के बाद देखिएगा पूरी दुनिया पर जबरदस्त अकाल का खतरा है। अच्छा, ओके। हालांकि मैं इस पॉइंट पर दोबारा आता हूँ कि जो मैंने बात कही आपको, वो जो उनका पैसा है किसी के दर्द का पैसा है। किसी को उन्होंने मारा, किसी को उन्होंने प्रताड़ित किया, अलग अलग देशों में लोगों को प्रताड़ित किया और उसका खींचा हुआ पैसा है। हमारे यहाँ का सोना उनके पास है, हमारे यहाँ का धन उनके पास है और वो उनके डेवलपमेंट का कारण है। पहले यूरोप के पास गया और फिर World War I करवाया अमेरिका ने, फिर वही पैसा अमेरिका के पास सर्कुलेट हो रहा है। तो यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3 ऐसे साइकिल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल भारत के पैसे का ही है। जी। तो वो शैतान है। और लोग, भारत के भी लोग इतना अजीब मानसिकता के हो गए हैं कि गोरे लोग जब तक किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं देते तब तक उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी उनको पूजने लग गए वापस इधर के भी लोग। बाहर की चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस लोग ज़्यादा होने लग गए। तो कहते हैं गोरे लोग जब तक अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं तब तक उस चीज़ को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो भारत में ये चीज़ें हुई कि एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया गया, एक तो हमारे कृषि को ध्वस्त किया गया, एक तो हमारे नॉलेज को चुराया गया, हमारे विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और जिस देश पर लगातार 600 साल तक शासन बाहरी लोगों ने किया, 600 से भी ज़्यादा सालों तक बाहरी लोगों का जिस देश पर शासन रहा, उस देश के ऊपर आज भी देखेंगे कि वो देश इतना डेवलप हो रहा है क्योंकि पुराना नॉलेज संस्कृत के स्क्रिप्चर्स में आज भी कोडेड है।
वही नारद पुराण की मैं बात करता हूँ, जिसमें जी। मुझे पाई जो 22/7 मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो भी मिला, जिसमें अच्छा। मुझे मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज मिले। सर सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है। रिसेंटली मैंने सुना कि कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे, हम तो सुनते हैं 9 ग्रह हैं। वो कहते हैं मैं मानता ही नहीं कि 9 ग्रह होते हैं, ग्रह सिर्फ 7 होते हैं, राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? छाया ग्रह होते हैं, लेकिन ग्रह तो 9 हैं, और राहु केतु भी ग्रह संज्ञा में आते हैं, ग्रह ही है राहु केतु। हुँ, तो मैं इस बात को खंडित करता हूँ, क्योंकि शास्त्र में अगर बातें वर्णित है कि वो ग्रह हैं, तो हुँ। फिर आप अपने बुद्धि से अगर ये दिमाग लगा करके बोलना चाहते हैं, आप शास्त्र को बदलना चाहते हैं, तब आपका ही मैं खंडन करता हूँ। ये तो गलत आप बोल रहे हैं। अच्छा, हुँ। ओके। क्योंकि हमने भी सुना है राहु बहुत कुछ देता है, मतलब रातों-रात देता है। तो ग्रह तो आई गेस आप जैसे कह रहे हैं है ही वो। राहु ग्रह है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। राहु और केतु ग्रह हैं। ओके। अब इसी में आपसे मैं जानना चाहूँगी राहु केतु से इतना डराया क्यों जाता है? डरने जैसा कुछ नहीं है। राहु भ्रम उत्पन्न करता है। अगर राहु अच्छा है आपकी कुंडली में, तो सब कुछ अच्छा कर देगा। आपको कोई घटना के घटने से पहले ही आपको पूर्वानुमान दे देगा। ओके। डरने की अगर बात की जाए तो सभी ग्रह डरावने हैं। हुँ, अगर मृत्यु, डर मतलब क्या है? सबसे अंतिम क्या दे सकता है? मृत्यु दे सकता है। सूर्य मृत्यु नहीं देता क्या? अगर सूर्य आपकी कुंडली में डैमेज हो, सूर्य के ताप में ही जाकर के आप ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में बाहर धूप में बैठ जाइए, तो सूर्य के ताप से मृत्यु हो जाएगी। हुँ, सूर्य मृत्यु दे सकता है, ओके। मंगल मृत्यु दे सकता है, आग में जला करके मंगल मार देता है। उसके बाद बुध मृत्यु दे सकता है। अच्छा, इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल होता है, बुध के कारण ही तो होता है। ओके। चंद्रमा मृत्यु दे सकता है, पागल कर सकता है, श्वास हुँ, का प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, कंठ में एलर्जी दे सकता है। बृहस्पति मृत्यु दे सकता है, आदमी को डायबिटिक कर देगा, लीवर खराब कर देगा, कैंसर करवा देगा। अच्छा, शुक्र मृत्यु दे सकता है, स्किन कैंसर करवा देगा शुक्र, आँख खराब करवा देगा शुक्र, आदमी का दाँत खराब कर देगा, कानों का प्रॉब्लम दे देगा शुक्र। शनि मृत्यु करवा सकता है, जबरदस्त एक्सीडेंट, चोट चपेट करवा सकता है। ओके। शुक्र भी हड्डियाँ तोड़ सकता है। राहु दिमाग को भ्रमित कर सकता है, माथे पे चोट लगवा सकता है। हुँ, हुँ, केतु पूरे शरीर को डैमेज कर सकता है। राहु केतु अगर दोनों खराब हो तो पैरालिसिस तक करवा सकता है। सभी ग्रह में मारने की कैपेसिटी है। अच्छा, डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में मारक है या वो आपका तारक है। ओके। तो ये देखना आना वो चाहिए। कुंडली में देखना है। अच्छा, इसलिए किसी भी ग्रह से ऐसे अलग से डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, कोई ग्रह आपके बिल्कुल फ़ेवर में हो सकता है, कोई ग्रह बिल्कुल आपके विरुद्ध रहेगा। ओके। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर आप मेष के हैं, तो आपके लिए मारक शुक्र है। अच्छा, मारक मीन्स कि मार मृत्यु सकता है, योग। जो आपको मृत्यु दे सकता है। ओके, वृषभ के हैं, आपके लिए मारक मंगल है। अच्छा। मंगल आपको मृत्यु दे सकता है। हुँ, हुँ, तो उसी हिसाब से लोग कैरी करें, कैरी ना करें। हुँ, हुँ, अगर आप मिथुन के हैं, तो आपके लिए मारक बृहस्पति है। अच्छा, अगर आप कर्क के हैं, तो आपके लिए मारक शनि है। ओके, अगर आप सिंह के हैं, तो भी मारक शनि है। ओके। अगर आप कन्या के हैं, तो मारक बृहस्पति है। इस प्रकार से ये पूरा साइकिल चलता है। तुला, वृश्चिक का भी बता दीजिए। अगर आप तुला के हैं, तो मारक आपका सूर्य है। ओके, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, तो मारक चंद्रमा है। हुँ, हुँ, अगर आप धनु राशि के हैं, तो मारक बुध है। ओके, अगर आप मकर राशि के हैं, तो मारक चंद्रमा है। अगर आप कुंभ। कुंभ राशि के हैं, तो मारक आपका सूर्य है। अगर आप मीन राशि के हैं, तो मारक आपका शुक्र है। अच्छा, मतलब ये ग्रह अगर बहुत खराब हो जाए तो मृत्यु योग कह हाँ, सकते बिल्कुल। हैं। आप अगर अगर मान के चलिए कि आप मेष के हैं और आप शुक्र का वियर कर रहे हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा डायमंड्स पहन रहे हैं, तो वो आपको ज़बरदस्त हानि दे देगा। अगर अच्छा, आप तुला के हैं हुँ, और आप खूब सारा गोल्ड पहन रहे हैं, लाल कपड़े पहन रहे हैं, लाल पत्थर पहन रहे हैं, तो आपको बर्बाद कर देगा, अच्छा, ऑपरेशन करवा देगा। ओके। ये तो कमाल की बात बताई है सर, आज आपने बिल्कुल अलग बात बताई है। जी। जी। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे अभी हमने बोला राहु हुँ, केतु, हुँ। लोग जी। 3 ही ग्रहों से लोगों को डराया जाता है, राहु केतु और शनि। तो शनि का आप बताइए, जैसे साढ़े साती में भी बोलते हैं कि बहुत खराब टाइम आता है और लोगों क्या बोलते हैं कि मरने तक की हालत हो जाती है, एंग्जायटी, डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है, काम चला जाता है।
तो शनि की क्या स्थिति रहती है कि शनि की वजह से इस तरीके के योग ये आ सब जाते हैं? वाहियात बातें हैं। शनि की 7.5 अगर आपका कुंभ राशि है हाँ, या कुंभ लग्न की कुंडली है, शनि तो 7.5 में फायदा देंगे आपको। फायदा देते हैं। हाँ, अच्छा। 7.5 में अपने शनि आपके जीवन में ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। लेकिन मैंने तो सुना, इनफैक्ट देखा भी है कि 7.5 में लोगों के काम ही खराब हो गए नहीं, बिल्कुल। मैंने काम बढ़ते देखा है लोगों का। 7.5 निर्भर करता है कि शनि की अवस्था क्या है। अच्छा। शनि कुंभ में बैठे हैं तो फायदा, शनि मिथुन में बैठे हैं तो फायदा, शनि शनि कन्या में बैठे हैं तो फायदा, शनि तुला में बैठे हैं तो ज्यादा फायदा, ओके। शनि मकर में बैठे हैं तो फायदा। इन जगहों पर अगर शनि बैठे हैं और आपकी 7.5 चल रही है, समझिए बड़ा गोल्डन टाइम है फिर आपका। जहाँ हाथ डालेंगे आपको सक्सेस मिलेगा। शनि अच्छा। की ढैया में भी सक्सेस मिलता है। ओके। लोग इन चीजों को यूज करना नहीं जानते, बिना मतलब डरते हैं, भ्रमित होते हैं और वो उपाय कर जाते हैं जो उनको नहीं करना है। और खराब शनि हो तो? खराब शनि हो तो किसी खाली स्थान पर जाइए या बाइक चलाते समय, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल तेज चिल्ला करके बोलिए, गाधी सुनी पिपलाद। भगवान शंकर ने पिपलाद अवतार लिया था। गाधी सुनी पिपलाद इतना बोलने से शनि बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। गाधी सुनी पिपलाद जी। ओके। और छाया दान करना चाहिए। यानी कि शुक्रवार की रात को जब आप सोने जाएं तो कटोरी में तेल की, सरसों के तेल की कटोरी को सिरहाने रख करके उसमें अपना चेहरा देखें और सो जाएं रात भर सिरहाने तेल की कटोरी रख करके। अगले दिन शनिवार को उठें, सुबह सुबह अपना चेहरा उसी कटोरी में देखें और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के उस कटोरी को तेल समेत रख करके उल्टे होकर के सीधा घर वापस आ जाए, यानी पीछे मुड़ करके देखे बिना घर वापस आ जाए। शनि नियंत्रण में आ जाते हैं। ओके। शनिवार को करना अपना पूरा एक सेट कपड़ा, अगर काला कपड़ा हो तो और उत्तम, पूरा सेट, जूता सहित, चप्पल सहित, वो कपड़ा का पूरा एक सेट बनाइए जो आपने पहना हो पहले, और धुलने के बाद नहीं, पहन करके बिना धुले रख दीजिए एक पूरा सेट कपड़ा और उसको बहते हुए पानी में विसर्जित कराइए शनिवार को। कोई बड़ी व्याधि आ रही हो जीवन में, कोई बड़ा कष्ट, बड़ा संकट हो, निकल जाता है पानी के साथ, वो बह जाएगा। अच्छा, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि शनि खराब है और अब ये उपाय कर लेने चाहिए? शनि खराब है इसको जानने के लिए आपको कुंडली का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कुंडली में देखना है कि शनि बैठे कहाँ हैं। जी। अगर शनि वृषभ में बैठे हैं तो खराब है, शनि सिंह में बैठे हैं तो खराब है, शनि मेष में बैठे हैं तो खराब है, शनि धनु में बैठे हैं, मीन में बैठे हैं तो खराब है। अच्छा। इन जगहों पे शनि अगर बैठे दिख जाए, यानी कि 1 नंबर शनि के साथ 1 लिखा हुआ है, यानी मेष में बैठे हैं, शनि के साथ 2 लिखा हुआ है, वृषभ में बैठे हैं, तो भी शनि खराब है। शनि के साथ में नंबर लिखा है 4, शनि खराब है। कर्क। शनि के साथ में नंबर लिखा है 5, यानी सिंह, शनि खराब है। शनि के साथ में 9 लिखा है, धनु, तो शनि खराब है। शनि के साथ में 12 लिखा है तो शनि खराब है, यानी मीन। तो इन जगहों पे अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं बैठे हैं, ये नंबर लिखा है, तो शनि खराब है। शनि के साथ में चंद्रमा बैठे हैं तो शनि खराब है। शनि के साथ में सूर्य या बृहस्पति बैठे हैं तो शनि खराब है। तो ऐसी अवस्थाओं में आपको ये वाला उपाय करना चाहिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। काला कपड़ा पहनने को लेकर के लोगों के मन में बड़ा डाउट आता है। राहु अगर 2 नंबर यानी वृषभ में बैठे हैं या उसके साथ 4 लिखा है, कर्क, तो राहु बढ़िया है, काला पहन सकते हैं। अच्छा। बशर्ते राहु सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा के साथ ना बैठे हों। वहीं शनि अगर सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा के साथ ना बैठे हों और शनि के साथ में अंक लिखा हो 11, 10, 7, 3, 6, तो आप काला पहनेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आप कुंडली को खुद से थोड़ा बहुत देख करके अपने रंगों का चुनाव कर लें, तो भी आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो रही बात रत्नों की, उसमें ज्योतिष परामर्श लेना चाहिए। अच्छा। तो किनको काला कपड़ा पहनना चाहिए, ये मैंने बताया कि अपनी कुंडली में देखिए कि शनि कहाँ बैठा है। जी। अलग अलग रंगों के लिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन खुद से कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका आपने बताया। जी। तो जैसे अभी हमने काले कलर की बात की कि ब्लैक इन लोगों को पहनना चाहिए। अच्छा, ये भी मैंने सुना है, कहा जाता है कि मंडे है तो आप इस तरीके के कपड़े पहनिए, ट्यूसडे सफेद रंग का, ट्यूसडे तो लाल पहनिए, वेडनेसडे हरा पहनिए। जी। तो पूरे हफ्ते के इस तरीके से रंग बताए गए हैं। तो क्या इसमें इसको पहनने से हमें कोई प्रॉस्पेरिटी या कुछ अच्छा होता है लाइफ में? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि अलग अलग सप्ताह के दिन में अलग अलग रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। काफी लोग ये फॉलो भी करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके मारक ग्रह का दिन है, आप हैं मेष राशि वाले, मारक दिन आपका शुक्र है और शुक्रवार को आप सफेद पूरा शुक्र का ही वस्त्र पहने, डायमंड तक पहन के आप चले जाएं, एक्सीडेंट करवा करके हड्डियां तोड़ देगा। ओके।
इसलिए अलग अलग रंगों का कपड़ा हर दिन पहनने से बढ़िया है आप वो रंग का चयन करिए जो आपकी कुंडली में आपके लिए बना है। आपने इतनी पौराणिक सीरियल्स भी देखी होंगी, महाभारत देखा आपने, रामायण देखा, कभी विष्णु जी को देखा अलग अलग रंग का कपड़ा अलग अलग दिन पहनते हुए? पीताम्बर पहनते हैं, पीला वस्त्र। अर्जुन को आपने देखा कि चांदी से ढके हैं सर से लेके पैर तक? कभी देखा उनको कभी सोना कभी लोहा पहन के आ रहे हैं? नहीं। ये भटकाव है। मैं इस ओके। बात का खंडन करता हूँ। अलग अलग सप्ताह के दिन अलग अलग रंगों का वस्त्र जो पहनते हैं ये भटकाव है और ये नहीं करना चाहिए। इससे आपके ग्रह और बिगड़ जाएंगे, आपको मृत्यु तक करवा सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, बिना मतलब का झगड़ा करवा सकते हैं। अब आपका मंगल खराब है, मंगलवार को लाल कपड़ा पहन लीजिएगा, केस लग जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। अच्छा। आपका सूर्य खराब है, आप रविवार के दिन सूर्य का रंग पहन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त लड़ाई होगा, पेट खराब हो जाएगा। कमाल की लेकिन बात निर्भर है। करता है कि ग्रह में पावर कितना है। अब अच्छा। कई लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि मैंने पहना ये नहीं हुआ, इसके पीछे का रीजन होता है कि उस ग्रह में पावर कितना है, कितने रेखांश का है। रेखांश कितनी लोग नहीं डिग्री का समझते है। लेकिन उसको डिग्री जैसा समझते हैं। जी। तो डिग्री जैसा लिखा जाता है पर उसको रेखांश कहते हैं। ओके। कितने रेखांश का है यानी डिग्री जो आप समझिए, तो उसके अनुसार भी ये निर्भर करता है कि वो कितना पावर में आने वाला है। ओके। अभी आपने कहा कि अपने हिसाब से चुनिए कि हाँ। आपका कौन सा बेस्ट कलर है, आपको कौन सा सूट करेगा। हम्म। तो क्या आप वो बता सकते हैं कि हम लोग कैसे निकालें कि हमारे लिए बेस्ट कलर है? मैंने बताया कि शनि, काला काला रंग आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए शनि को देखिए। मैंने बताया कि अगर आपके लिए पीला रंग बेस्ट नहीं है या है, उसको अगर आप बृहस्पति। जानना चाहते हैं पीला आपके लिए ठीक है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली का अगर आपकी कुंडली का लग्न मीन है, धनु है या कर्क है, तो पीला रंग आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अच्छा, ये लगन से हम देख लगन सकते से। हैं। और अगर बृहस्पति की अवस्था भी देख लिया करिएगा, बृहस्पति के साथ में 12 लिखा हुआ है यानी मीन, 9 लिखा हुआ है धनु या 4 लिखा हुआ है कर्क, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए पीला पहनना सूटेबल रहेगा। 2 वृषभ अगर वो भी लिखा है तो भी आप पीला पहन सकते हैं। अगर वहीं सूर्य के साथ में 1 है, सूर्य के साथ में 5 लिखा हुआ है, 9 या 12 लिखा हुआ है, तो आप लाल केसरिया रंग पहन सकते हैं। अच्छा। ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। अगर आपको ग्रीन के लिए देखना है तो आप देखिए कि आपके कुंडली में बुध के साथ में अगर 6 लिखा है या फिर अगर 3 लिखा है यानी मिथुन, या 5 लिखा है सूर्य, या 1 लिखा है मेष, तो आप ग्रीन कलर भी पहन सकते हैं। सूर्य का मूल त्रिकोण मेष हो गया, इसलिए ग्रीन पहन सकते हैं। बशर्ते देखना है कि मंगल के साथ बुध ना बैठा हो। मैं तो इससे बढ़िया ये जरूर लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि ज्योतिषीय परामर्श जरूर लीजिएगा इसके साथ में। हाँ, ताकि कोई गलती ना हो। जी हाँ। जी जी जी, ठीक है। आपने ये चीज़ें तो बहुत अच्छी बताई। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी जो आजकल बहुत हाईलाइटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जी। पहला क्वेश्चन हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बिना शुरू नहीं हो सकता, कि नरेंद्र मोदी, उनके लिए बोला जा रहा है शायद वो 2029 तक का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कोई योग नहीं है कि नहीं पूरा करेंगे, आराम से पूरा करेंगे। 2029 तक का कार्यकाल में वो हिलने नहीं वाले। अच्छा। जी। और काफी कहा जा रहा है कि हो सकता है 27-28 में ही चले जाएं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 2029 तक पूरा करेंगे। ओके। और उसके बाद आपको लगता है 2029 में फिर आएंगे? देखिए, क्षण भर के लिए आए लेकिन आना तय है। अच्छा जी। योगी जी का आने का भी योग बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जैसा। बीजेपी की सरकार ही बनी रहेगी। तो यूपी का क्या होगा? यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, योगी जी ही वापस वहां पर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत हाईलाइटेड चल रही है आजकल, बहुत नाम चल रहा है, राहुल गांधी जी। और मुझे लगता है शायद एक बार उन्हें मौका देना भी चाहिए। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैं भी मानता हूँ मौका देना चाहिए, लेकिन योगों का जब मैंने आकलन किया है तो राहुल गांधी जी का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का योग नहीं है। कोई योग नहीं है, जबकि उनकी फैमिली की हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है। जो भी रहा हो, लेकिन अभी तो योग नहीं है उनके प्रधानमंत्री बनने का। किसी और चीज के लिए तैयारी करे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। ओके, पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स से बाहर? पॉलिटिक्स से बाहर भी कर सकते हैं, अगर वो बिजनेस में हाथ डालें या मंदिर निर्माण में हाथ डालें। एक बात मैं आपको कहता हूँ, राहुल गांधी जी के हाथ से भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक मंदिर बनने वाला है अगले 1.5 साल के अंदर, और वो बात अभी उनको भी आइडिया नहीं है। ये उनके हाथ से ही एक शिव जी का मंदिर का जो कहते हैं निर्माण होगा, और ऐसा मुझे भविष्य दिखता है। उसके बाद उनके भाग्य के सितारे बदलते हुए भी दिखाई पड़ते हैं राहुल गांधी जी के।
ओके, तो आज हम ये बात करें 6 अप्रैल 2026 को। 6 अप्रैल 2026 को हम बात करें। 1.5 साल के 1.5 भीतर साल यानी पूर्वी भारत में राहुल गांधी जी के हाथ से मंदिर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या बात है, और चलिए। चांसेस है कि हमारे बिहार में ही बनता हुआ दिखता है। अच्छा, जी, चलिए ठीक है। एक बार जब ये होगा तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे ज़रूर। इस चीज़ के लिए। जी, अब आपको जैसे पता है वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शंस आने वाले जी हैं। हाँ। तो ममता दीदी का क्या आपको दिखता है भविष्य? ममता बनर्जी जी भी अपने गद्दी से हटती हुई नहीं दिख रही हैं। अरे! लेकिन उनके लिए तो कहा जा रहा है कि अब आ ही नहीं सकती। किसने कहा? बहुत मतलब जैसे पोल्स होते हैं और सोशल मीडिया पे भी और लोग काफ़ी उनके यही तो अगेंस्ट हुए कला हुए हैं। है कि मैंने देखा कि हारती हुई बाजी को जीत जाती है। जिसे कहते हैं मौत को छू के से वापस आ जाना। जी, तो ममता बनर्जी वापस आने वाली है वेस्ट वापस से बंगाल। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दिखाई पड़ती है। ओके, एंड आसाम का क्या लगता है आपको? हेमंत जी ही वापस वो भी वापस आएँगे? अपनी ही सीट पे बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब कोई अपनी सीट छोड़ने वाला कोई नहीं है। नहीं, वहाँ पर मुझे बड़ा ठहराव, बड़ा स्थिराव दिख रहा है। हुँ। ओके, तो इलेक्शंस में जैसे कई बार हम देखते हैं बहुत क्रिटिसिज़्म्स आ जाते हैं। कहीं कोई लड़ाई आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है कि भई वोट चोरी कर लिए। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है या बहुत, बड़ा बहुत, स्मूथ बहुत सारा। तरीके से बंगाल या बाकी सिटीज़ निपटेंगी? देखिए, बंगाल का तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ निकाल रखा था। हुँ, कुछ योग ऐसे मेरे पास हैं। एक तो 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में जम्मू-कश्मीर में कुछ बड़ा हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है, लोग सड़कों पे दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा दिखाई पड़ता है। हुँ। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा और सत्ता पलट होता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, जी, ओके। ये तो बड़ा आपने डेट वाइज़ बताया है। जी। चलिए, आई होप हम नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़े की प्रेडिक्शन सही हो, बट जो होना है शायद। और मुझे लगता है आप डराते भी नहीं, आप सावधान रहने के लिए बोलते हैं, अवेयर कौन-सा मैंने रहिए। डराने वाली बात बोली? मैंने बोला इस डेट में ये घटना घटने वाली है, कोई हुँ, डराना थोड़ी कहा तो इसको ये मैंने कि अवेयरनेस भाई। है कि आप ध्यान रखिए। हाँ। जी, ठीक है। अब एक अभी अरविंद केजरीवाल हुँ। दोबारा से लाइमलाइट में आए हैं, जेल से निकल गए हैं, तो आपको उनका क्या भविष्य दिखता है? विघ्न आ गया है। आ गया है। हाँ, बड़ा विघ्न पड़ चुका है। अभी कुछ उज्ज्वल भविष्य मुझे दिख नहीं रहा बीच में। ओके, आप पूरी पार्टी का या सिर्फ अरविंद केजरीवाल? पार्टी कहीं। पार्टी, तो जी। सीएम बनने के चांसेस हैं नहीं अब है, आगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, इधर तो नहीं है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है। नहीं। ओके, जी। अच्छा, जैसे एक चीज़ और कही जा रही है, अब ये वॉर आपको पता है ग्लोबली चल रही है। जी। तो कहा जा रहा है जब ये वॉर जब तक खत्म होगी तब तक शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश मैप से ही हट जाएँ, पॉलिटिकली मतलब उनके नामो-निशान ही हट जाएँगे। पाकिस्तान भी रहेगा, बांग्लादेश भी रहेगा। हुँ। 2032 तक ये युद्ध चलेगा, जो भी चल रहा है करंट में। जी। और मैप से हटता हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई कंट्री मतलब नहीं, सारी कंट्रीज़ मैप से अपने एक ही केस में हटेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अखंड भारत के निर्माण के बाद, अच्छा, 25 साल के बाद, अभी से 5 25 सत्र साल। चुनावों के बाद हुँ, अखंड भारत की नींव रखी जाएगी। वैसे 2026 में ही आप देखेंगे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई पड़ने वाली हैं कि पाकिस्तान को भारत की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जिसमें अच्छा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भारत और पाकिस्तान मिल करके, हुँ। मतलब दोनों के एनिमी कॉमन रहने वाले हैं, एक कॉमन एनिमी के खिलाफ खड़े होंगे। ओके, ये इतिहास में पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है, अभी इसी 2026 में? 2026 में। जी। अच्छा, तो कोई मंथ आप प्रेडिक्ट कुछ कर सकते मित्रता हैं? योग है हुँ, भारत-पाकिस्तान के बीच में, वो दिखता है। हुँ। हालाँकि अगर आप देखेंगे 30 अप्रैल 2026 के बाद में ट्रांज़िशन होगा बुध का, उस ट्रांज़िशन में कुछ बढ़िया चीज़ें होने वाली हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के ठीक होंगे। अच्छा, जी, ओके, जो बिगड़ रहे हैं। जी, लेकिन जी। खराब फिर से हो जाएगा 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। हुँ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होगी, जिसमें कुछ बड़े नेताओं का नाम भी सामने आएगा, कोई बड़ा घोटाला एक्सपोज़ होने वाला है। अच्छा, जी, ओके। मैंने कहा था ना लोगों को, जैसे बैंकों का हुआ, अभी बैंकों से पैसे निकालने में कह रहा था हुँ, कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना बैंकों से पैसे निकाल लीजिए। हुँ। अ, इस बात को लेकर के कई चैनलों ने डिबेट तक बुलाया जी। और ट्रोल करने का खूब कोशिश किया मुझे कि हुँ। पैसे निकाल ले तो कहाँ रखे, डकैती पड़ जाएगा तो क्या करेंगे। अभी देखा कि नहीं आपने, एफडी फ्रॉड हो गया। जी। एफडी में पड़े हुए पैसे लोगों के फंस गए, मासूम जनता के पैसे फंस गए। हुँ, कितना पैसा फंसा? कोटक महिंद्रा बैंक में 150 करोड़ हुँ। एफडी फंस गया। जी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का एफडी इसी मार्च में, हुँ, और एचडीएफसी बैंक में कुल 160 करोड़ का एफडी फंसा। हुँ। टोटल 900 करोड़ का बैंक घोटाला आया। एचडीएफसी बैंक के बड़े-बड़े ऑफिसर्स अचानक से रिज़ाइन कर देते हैं। जी। तो ये है पहला महीना, अप्रैल शुरू हो चुका है हुँ। और मई अभी बाकी है, यानी अभी और असली पिक्चर बहुत अभी कुछ। बाकी है। बहुत बड़ा ताना-बाना कसने वाला है। मार्च में देखा आपने, भारत की करेंसी तक कोलैप्स की है, नीचे बिल्कुल। गिरी है। हुँ, डॉलर बढ़ गया, हुँ, जबकि युद्ध चल रहा है। हुँ। तो ऐसी ये जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं, मैं लोगों को क्या कह रहा था
लोग पैनिक होकर के सोना चांदी बेच रहे थे। मैंने बोला था सोना चांदी पकड़ के रखना अपने पास में, फिजिकल स्टॉक, क्योंकि फिजिकल स्टॉक की ही कालाबाजारी भी हो रही है दुबई आदि में। क्राइसिस उसी का है, ये डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर का क्राइसिस नहीं। बिल्कुल। कंपनी का क्या नाम है? ब्लैक रॉक कंपनी ने कैपिंग लगाई, और कैपिंग ऐसी लगाई कि आपके करोड़ों रुपए भी पड़े हों भले ही, 5 लाख से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें हुई। इसी मार्च में उथल पुथल हो गया पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने लोगों को कहा था कि गोल्ड और सिल्वर अपने पास स्टॉक में बचा के रखना, क्योंकि ये भगवान की दी हुई करेंसी है, और उसका कहते हैं ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्विर्त न कुर्वाणो विनश्यति। स्वर्ण में भगवती का वास होता है, और स्वर्ण अगर आपके पास है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। लोगों ने स्वर्ण बेचा, लोगों के हाथ से एक बड़ा अपशगुन हुआ। सोना चांदी बेचना अपशगुन कारक भी होता है। लोगों के घर में नेगेटिविटी एंटर करी, और वही नेगेटिविटी का एक बड़ा कारण है कि पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। ईरान में भी सोना बेचा लोगों ने। बड़े से बड़े मिलीनियर, बड़े बिलीनियर जो हैं, रोड पे कटोरा लेकर खड़े हैं, कोई रिलीफ व्हीकल आएगा तो उनको भोजन देके जाएगा। यही स्थिति मैं भारत में नहीं देखना चाहता था। हालांकि ये भगवान का कृपा है कि अभी वो हालत नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार की इंस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सोना और चांदी होना चाहिए लोगों के पास ठीक ठाक, कम से कम 2 साल 3 साल तक का आपका खाना पीना चल सके, क्योंकि करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती जब ऐसे वॉर वाले सिचुएशंस होते हैं। ईरान में आपने देखा, वहाँ की करेंसी जब कोलैप्स करी तो क्या हो गया वहाँ? बस मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो वचन का रह गया वहीं पे, वो कागज बन गया। सरकार जब कमज़ोर पड़ जाती है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जब प्रेशर बढ़ा रहता है, तो वो वचन का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो अर्थहीन हो जाता है। तो उस अर्थहीनता से बचाने के लिए लोगों को मैं कह रहा था सोने चांदी में निवेश करो और अपने पास रखो, अपने एक्सेस में रखो, बैंक के लॉकर में रखो, लेकिन अपने एक्सेस में रखो जी। इस पर फिर डिबेट बुलाने का क्या पॉइंट था? मुझे ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें समझ नहीं आती कि कितना पॉलिटिक्स लोग खेलते हैं, मेरे खिलाफ भी दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं। तथाकथित लोगों ने ये तक ट्राई करा कि मेरे डिबेट्स को, मेरे इंटरव्यूज़ को रुकवा दिया जाए, फलाना फलाना कुछ चैनलों में बहुत दिमाग लगाया लोगों ने, पॉलिटिक्स खेला। लेकिन अब जब बातें सामने आती हैं तो फिर कुर्सियां हिलने लगती हैं अच्छी-अच्छों की। जी, तो अब आप अभी भी ये कह रहे हैं कि बैंक से पैसा निकाल के रखें? मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बात, और मैं इन चीज़ों के समर्थन में हुई नहीं कि आप अपनी जमा पूंजी को किसी खास संस्था के अंदर में डाल दें, क्योंकि अब ऐसी स्थिति है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं नेशनल गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरनेशनल गवर्नमेंट पे इसलिए ला रहा हूँ बातों को कि अमेरिका ने ये चाल चला है दोबारा से अपने आप को, उनकी सुपर पावर की जो स्टैंड है वो हिल रही है जी। और उसको दोबारा बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये सारा चीज़ खेल शुरू किया। एक उदाहरण मैं देता हूँ, सन 1907 का बात है। जेपी मॉर्गन करके इन्वेस्टर थे अमेरिका में, उनको फेडरल रिजर्व तैयार करना था अमेरिका में। उस बात के समर्थन में बहुत सारे डिप्लोमेट्स अमेरिका के नहीं थे, पॉलिटिशियंस नहीं थे। 1912 में टाइटैनिक का शिप बनाया, सभी को बैठाया उसमें, खुद की टिकट अंतिम समय पे कैंसिल कर दी और टाइटैनिक डूब गया। सारे विरोधी खत्म। 1912 में 15-16 के आसपास फेडरल रिजर्व बना, और तुरंत 17 में वर्ल्ड वार। जिस अमेरिका को कोई नहीं जानता था, वर्ल्ड वार करवाया अमेरिका ने, और करवा करके उसने एक प्रकार से रिपेयर का टेंडर पकड़ लिया, वेपन का टेंडर, मेटल का टेंडर पकड़ लिया, और जेपी मॉर्गन आदि लोगों के हाथ से अमेरिका को एक बार एक स्ट्रेंथ मिला। वही सेम चाल उन्होंने चला 1945 वाले समय में, वर्ल्ड वार 2, और अब 2026 में चल रहे हैं जी। ये वाली चाल उनकी सफल नहीं होगी। कारण यह है कि इस बार मीन राशि में शनि है। अच्छा। और इस बार अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण लगा था। कहाँ लगा? पश्चिम में लगा। पश्चिमी देशों के ऊपर आतंक है, उनको सत्ता प्राप्त नहीं होने वाला। ओके। ये अमेरिका को अगर लगता है कि वही वाला जो 2 बार उन्होंने चला चाल, तीसरा बार भी उसमें विजय प्राप्त होंगे, इस बार वही आतंक है, अपने खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिरेंगे अमेरिका वाले। ओके। और अमेरिका की सरकार को गिरना है, क्योंकि अग्नि पंचक योग में ग्रहण मतलब 5 सूर्य ग्रहण एक बार में, वो भी अग्नि के योग में, यानी आग के योग में, और वो ग्रहण यानी मृत्यु। तो ये तय है कि बहुत भारी मात्रा में लोग मरेंगे। और 12 अगस्त के बाद मुझे ये तक दिखाई पड़ रहा है कि यूरोप के अंदर में सिविल वॉर जैसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, ओके। 12 अगस्त से 13 सितंबर 2026 के बीच में ऐसा कुछ भी योग मुझे दिखाई पड़ता है। ओके। जिसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका ईरान आदि की भी रहने वाली है। अभी युद्ध का जो आपने बता दिया है कि 2026 से 32 तक चलने वाला है जी। इसमें आपने देखा है कि ईरान या इसराइल कौन जीतता हुआ आपको दिख रहा है? ईरान बहुत भारी पड़ेगा अभी। अच्छा। और इसमें जीत नहीं होने वाली किसी की। अच्छा। बाद में संधि पे बातें रुकेंगी, वो भी 2032 से पहले कुछ नहीं होने वाला संधि। ये बढ़ता जाएगा, इसमें जीत हार वाला बात नहीं है। और कितना इकोनॉमी का नुकसान होगा, कितना देशों का नुकसान होगा ग्लोबली। मैं तो ये कहता हूँ कि जीतने जिस पक्ष के हाथ में जीत आती है, कहानियां उस पक्ष के तरफ से सुनी जाती है।
सच बात है। जैसे एडोल्फ हिटलर का समय याद होगा आपको। एडोल्फ हिटलर को बहुत बड़ा विलन बना दिया गया, लेकिन असली विलन तो अभी अमेरिका है। बिल्कुल। उससे ज़्यादा बड़ा जेनोसाइड सूडान में हो रहा है, और ये जेनोसाइड 2025 से चल रहा था, जिसके बारे में मैंने लोगों को बताया जब कि हमारी पृथ्वी रक्त से कांप रही है और उसका प्रभाव 2026 में दिखाई पड़ेगा। अभी देखिएगा 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है। जबरदस्त भूकंप दिखाई पड़ता है, काफी लोगों की क्षति उसमें होती हुई दिखाई पड़ती है। तो एडोल्फ हिटलर में उनको बहुत बड़ा विलन जैसा बना दिया गया था। वो इसीलिए हुआ कि अमेरिका को समय जीत मिली थी। इस बार जीत किसी की नहीं होगी जी, इस बार ड्रॉ होने वाला है। लेकिन अमेरिका हारेगा, अमेरिका घुटने टेकेगा, अभी भी टेका। अमेरिका ने कहा सीज फायर का पहला जो ऐलान आया अमेरिका की तरफ से आया था। ऐलान क्या, रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट अमेरिका ने डाला, सीज फायर करवा दो, क्योंकि देख रहा है बहुत बड़ी क्षति हो रही है। खुद को जितना बड़ा अपने आप को महाराजा समझता था, उस बात का अभी तो मुकुट गिर गया अमेरिका का, लेकिन अभी घुटने पे आना बाकी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो हम देखते भी हैं, बहुत मनमानी करते हैं और अपने हिसाब से ही कोई भी पॉलिसीज ले आते हैं और बाकी देश भी मजबूर हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि उनका डोमिनेंस अब आगे चलेगा या कहीं ना कहीं खत्म होने के राह पे है ट्रंप भी? डोनाल्ड डक का डोमिनेंस चला कभी दिखता है टीवी पे? नहीं, थोड़ा टाइम तो सभी का चलता है। अब तो नहीं चलते, अब नहीं चलने वाला। ओके, बट वो तो कार्टून हो गया आप ट्रंप को कार्टून से कर रहे हैं कंपेयर? मैंने कंपेयर कहाँ करा, मैंने एक उदाहरण दिया। डोनाल्ड डक का नहीं चला, डोनाल्ड ट्रंप का चलेगा जी। मतलब उनका डोमिनेंस अब खत्म ही होने वाला है। हाँ। ओके, आप अमेरिका के लिए क्या देख रहे हैं, जो एक सुपर पावर कंट्री है? मैं अभी तक 28 कंट्रीज घूम चुका हूँ, और अभी तक मैंने यही देखा कि सबसे उन्नत मुझे जो देश अभी तक दिखाई पड़ा, वो पड़ा है मुझे मकाऊ जैसा डेवलपमेंट दुबई में भी नहीं है। अच्छा, ओके। वहाँ मैंने ये देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें और पूरी सिटी अंडरग्राउंड और आर्टिफिशियल स्काई लगभग पूरे मकाऊ में। तो ये मैंने जो नई चीज़ देखी वहाँ पर, ऐसी टेक्नोलॉजी और इस तरीके से जो उनका मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उससे बहुत ज़्यादा पीछे है अभी यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। तो जो असली सुपर पावर है वो चाइना है। जो टेक्नोलॉजीज मैंने देखी, अब वहाँ पे अपना गूगल नहीं है उनका, उनके पास यूट्यूब नहीं चलता, वहाँ फेसबुक इस तरीके से काम नहीं करता। तो ये सारे मेजर पॉपुलर ऐप्स हैं ही नहीं। तो इसीलिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है वो मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जो अमेरिका का गूगल दिखाता है, जो अमेरिका का यूट्यूब दिखाता है, वही हम देखते हैं। चाइना वाला नहीं देखते हम लोग। चाइना से 2-4 खाली छोटे छोटे न्यूज दिखाई पड़ते हैं, आने ही नहीं देता कुछ भी, आने नहीं देता। लेकिन असली डेवलपमेंट चाइना में है। ओके, तो जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप किसको सुपर पावर देखते हैं? आप कैसे रैंक करेंगे? नेक्स्ट 5 ईयर में सुपर पावर में चाइना को देख रहा हूँ। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट 25 ईयर में मैं अखंड भारत को देख रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस। चलिए, इंडिया भी आए, सुपर पावर बने, हम तो यही चाहते हैं। अभी लोगों के मन में ये जो भ्रम है कि भारत एक विश्व गुरु है, मैंने अभी ये देखा, जब मैं आज तक किसी भी कंट्री में मैंने ये नहीं देखा कि भारतीय होने का आपको रिस्पेक्ट मिल रहा हो। डिसरिस्पेक्ट ही मिलता है। लोग कहीं ना कहीं आपको गंदगी से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको लोग खराब रहन सहन से जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपकी चीप मानसिकता से आपको जोड़ते हैं जी। लोग सेफ नहीं फील करते हैं। आप कभी हांगकांग जाइए, हांगकांग में आप, जैसे मैंने जो करा था, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ जी। हांगकांग में मैं रैंडम बसेस पे बोर्ड कर जाता था। ऐसे मेरा आदत है, कोई सिटी एक्सप्लोर करना है तो मैं ऐसे डेस्टिनेशन ट्रेवल ना करके रैंडमली उस वाइब को एंजॉय करूंगा। तो रैंडम बस पे बोर्ड कर जाओ, आप चले जाओ किसी भी एरिया में, कहीं पे भी आप रैंडमली उतर जाओ। अब वहाँ हर जगह चाइनीज़ लिखा है, इंग्लिश ना मात्र। मेन सिटी में इंग्लिश है, थोड़ा बाहर गए इंग्लिश नहीं है, केवल चाइनीज़ है। तो अब आप वहाँ के लोगों से एक बार पूछ लो कि मेन सिटी में जाते कैसे हैं, और कोई एक पर्सन आपको बताने वाला मिल जाए तो आप कहना। अच्छा। आप जाओ उनके पास, थोड़ा अप्रोच करो, एक्सक्यूज मी, एंड दे आर लाइक ओके, ऐसा। और लिटरली अगर हो सकता है आप उनके पास चल के जाओ, अटैक करने में लेट नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वो तो इंडियन को देख के या किसी भी टूरिस्ट को देख के? इंडियन को, सिर्फ इंडियन को, स्पेशली इंडियन के साथ ऐसा है। ओके। व्हाइट पीपल आर देयर, उनके साथ ऐसा नहीं ट्रीटमेंट होता। इंडियन के साथ बहुत बेकार ट्रीटमेंट, ये हांगकांग में। तो ये चीज़ें आपको जब दिखेंगी तो आप खुद ही समझोगे कि कौन सा विश्व गुरु। नॉर्मल बता रहा हूँ, लोग यहाँ से थाईलैंड जाते हैं जी। आपको भतेरे क्लब्स वहाँ मिल जाएंगे जहाँ लिखा है बाहर में इंडियंस नॉट अलाउड। ओके, ये कौन सा विश्व गुरु? जबकि थाईलैंड को अपना देश, अपना मित्र देश के जैसा देखते हैं। आपको मलेशिया में
कई सारे प्लेसेस पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इंडियंस नॉट अलाउड, इंडियंस एंड पाकिस्तान इज नॉट अलाउड। पाकिस्तान और भारत को एक जैसा ही देखते हैं लोग, हाँ। और दोनों को एक ही स्टीरियोटाइप के अंदर रखते हैं। तो वो विश्व गुरु का मुझे कहीं इमेज दिखता नहीं है। स्कॉटिश पीपल अलग आपसे डिबेट करेंगे, आप स्कॉटलैंड जाइए, आप नीदरलैंड जाइए, डच बहुत ज़्यादा इंडियंस के साथ में एपर्थाइड करते हैं, स्किन डिस्क्रिमिनेशन, आपको प्रॉपरली ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे कहीं पे विश्वगुरु दिखा नहीं। भारतीय मीडिया ही विश्वगुरु का हल्ला करती है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, कोई मीडिया का पढ़ा हुआ या कुछ ऐसा नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी। शायद ये एक्सपीरियंस मेरे इंस्टाग्राम के लाइव में भी, मैं क्योंकि ऐसे रैंडमली घूमता था तो मैं ऐसे रैंडमली लाइव कर दिया करता था, तो वो लाइव पोस्टेड, अब देखोगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। ओके। तो ये घूमने से पता चलेगा। अब जो लोग भारत से बाहर निकले नहीं है, वो तो मान रहे हैं यहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि मीडिया कह रहा है अब बनेगा भारत विश्व गुरु, पीओके आएगा वापस। कुछ नहीं होने वाला, ऐसे इतना आसान नहीं है। ओके, ये बस पीआर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर है। अब एक जो जैसे आपका मैंने पहले भी सुना था, आपने एयरलाइंस के लिए कुछ प्रेडिक्शंस दिए थे, तो मैं चाहूंगी कि आप 2026 का जो बाकी समय बचा है, अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, उसके लिए भी बताइए कि लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकें। आपको कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ वापस क्रैश हो सकते हैं प्लेन? बिल्कुल। एक तो जब मैंने कहा कि 28 जनवरी से 27 फरवरी अपने प्लेन टिकट कैंसिल कर दो, और हर दूसरे दिन प्लेन क्रैश हो रहा था जी। 28 जनवरी को पहला होता है, 29 को होता है, 30 को चक्का खुल जाता है, कभी 31 को विमान को इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग, वाटर लैंडिंग हुई थी। 1 तारीख को भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है कोलकाता में, टर्किश एयरलाइंस का। फिर आपका एयर इंडिया और इंडिगो के विंग्स टकराते हैं, 700-800 लोग मरते मरते बचते हैं। जी जी। रांची से दिल्ली आता हुआ एयर एम्बुलेंस क्रैश कर जाता है, और लगभग नेताओं का हेलीकॉप्टर भी लड़खड़ाने लगा था उस ड्यूरेशन में जी। एक और ड्यूरेशन है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026। ओके। इसी प्रकार से हर अगले दिन विमान हादसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026। और एक और है 16 जून से 14 जुलाई 2026 में भी विमान हादसा बार बार होता हुआ दिखता है। एक ऐसा विमान हादसा भी दिखता है जिसमें कि कोई नेता बैठे होंगे। अच्छा, 16 जून से 14 जुलाई के बीच में किसी नेता को हम विमान हादसा में खोएंगे। अच्छा, वो उसमें भी हमने खोया था अजीत जी को महाराष्ट्र से। और 16 जून से 14 जुलाई नेताओं के लिए बड़ा घातक समय है। किसी नेता के ऊपर घात का भी संकेत ये दिखाता है। अच्छा, ओके। 16 जून से 14 जुलाई 2026। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जैसे ट्रेन्स भी चलते हैं, तो थोड़ा रेलवेज के बारे में बताइए, इसमें भी कुछ देखते हैं आप? देखिए, रेलवेज को लेकर के जो है, चूंकि विद्युत ऊर्जा पे चलता है अभी ये, साल के दूसरे प्रार्थ में, यानी कि दूसरा प्रार्थ अगर लिया जाए तो जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना ट्रेन यात्रा के लिए ज़्यादा उचित नहीं है। अच्छा। और शिप यात्रा के लिए अगर देखा जाए तो शिप यात्रा के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित नहीं है। ओके, हाँ, मैं वाटर रूट्स का भी जानना चाह रही थी। जो लोग शिप से जाते हैं जी, अप्रैल और मई। ओके, क्योंकि काफी लोग पसंद करते हैं बाहर की कंट्रीज में शिप के थ्रू जाना। जी। कुछ हमने स्टॉक्स का भी सुना था, बिकॉज स्टॉक मार्केट भी बीच में बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गया था, थोड़ा सा फिर संभला और अभी भी डाउन ही मार्केट जा रहा है। तो आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा होगा? 2032 तक कोई फायदा ही नहीं है। द्रौपदी को पांडवों ने ऐसे ही योग में खोया था, ओके, जुए में। 2032 तक ये रिस्क इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है स्टॉक मार्केट में। हाँ, और ऑनलाइन कोई भी चीज़ पर अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नुकसान ही होगा, चाहे डिजिटल गोल्ड हो, चाहे डिजिटल मेटल्स हो, डिजिटल स्टॉक्स हो, या क्रिप्टो करेंसी हो। आपको ये सारे सेगमेंट्स, इनफैक्ट एसआईपीज भी अभी सेफ नहीं है। अच्छा, अभी 2032 तक इन चीज़ों से थोड़ा बचिए, और बड़े फंड्स अगर पड़े हो तो निकालने का कोशिश करिए। अच्छा, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो निकालें। बट लॉसेस अभी देखिए हुआ ना, एक हुआ डिजिटल चीज़ों को नुकसान। मैं 2025 से बता रहा हूँ, 2026 में डिजिटल चीज़ों को बड़ा नुकसान है। अभी अमेज़न के सर्वर पर हमला हो गया जी, अभी बाकी भी कंपनीज जो हैं वो रेड अलर्ट पे हैं। ओके, अब सोचिए, आपके बैंकिंग सर्वर के ऊपर कोई हमला कर दे, गया आपका पैसा। शट, बिल्कुल। इंटरनेट का केबल कट जाए, गया आपका पैसा। ये सुनने में भी आ रहा है, आप क्या कहेंगे कि इंटरनेट क्राइसिस का योग है साल के सेकंड हाफ में, इस तरह का योग है। मैं एक डेट बताता हूँ इंटरनेट क्राइसिस से रिलेटेड जो योग आने वाला है। ये भी बताइएगा कि परमानेंट ही क्लोजर है या कुछ परमानेंट तो नहीं होगा, लेकिन 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में इंटरनेट को लेकर के बड़ा खतरा है। और चाइना में ना उस समय बड़ा विद्रोह चल रहा होगा,
और उस विद्रोह का एक बड़ा कारण, वहां पे भी इंटरनेट अलग से वो लोग जैम करके रखेंगे, वहां तो टेलीफोनिक सिस्टम तक उस समय जैम रहेगा 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में। ओके जी 2026 सही में बहुत, जैसे कहा जा रहा था विस्फोटक है। हाँ साल यानी आएगा कन्या तो लग्न बच से के शुरू रहना हुआ, पड़ेगा। कन्या लग्न से शुरू हुआ, बृहस्पति इसके राजा, और मैंने बोला था ना बृहस्पति अगर आपका है तो आपको मिथुन से बच के रहना है। तो बृहस्पति इसके राजा और 3 पे मिथुन, मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर, अच्छा बस खत्म, विस्फोट। ओके और तभी वही बैक कारण है टू कि बैक। ईशान कोण वाले डायरेक्शन को लेते प्लेन्स गिर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये 2026 ही है, 27 में कुछ थोड़ा सा होगा, ना कोई रिलीफ नहीं। मिलेगा 2026 में मैं बताऊं, भारत में 1500 लोगों का आग से मृत्यु होने का संकट है अभी आने वाले टाइम यार, में। यही 2026 में। ओहो लास्ट ईयर 2025 में मैंने यही बात कही थी, 900 लोगों का मृत्यु अग्नि से होने का योग था। यहाँ प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जी भारी मात्रा में बहुत लोग मारे बुरा गए, हुआ था बिल्कुल, 400 के आसपास लोग अग्नि में ही जल के बच्चे मारे गए। और जयपुर में टैंकर हादसा हुआ अग्नि, और पहलगाम में हादसा हुआ अग्नि। तीनों जगह अग्नि से लोगों को खतरा हुआ और 900 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया। जी जी इस बार सामूहिक रूप से ही 1500 लोगों का आंकड़ा है। ओहो तो इंदौर में देखिए बस में आग लग गई, जी दिल्ली में फ्लैट जल गया, फ्लैट कई लोग मारे गए। जी जी आग से भारी खतरा है, कलकत्ता में आग लगा, भारी लोग मारे गए, बहुत भारी खतरा है। 2026 में 900 आंकड़ा पहुंचेगा सामूहिक मौतों का। ओह गॉड, मतलब ये 2026 तो जाए जल्दी मतलब जी। और 27 में फिर भी कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं नहीं, कोई खास रिलीफ नहीं है 2027 में, 2032 तक रिलीफ नहीं है। 2032 तक रिलीफ नहीं है? नहीं, मौका अच्छा है, भारत को लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना चाहिए। मतलब यही वो मौका है जिसमें पाकिस्तान आदि को हाथ में लेना हो, वापस पकड़ना हो तो पकड़िए। अच्छा इसमें जो पाकिस्तान की वापसी, घर वापसी का बात करते हैं, पीओके की घर वापसी का बात करते हैं, ये सब करने के लिए ये 26-27 वाला जो समय है बड़ा उचित है, क्योंकि अभी ज़रूरत है भारत की पाकिस्तान को। एक बड़ी अच्छी बात कही थी एक पाकिस्तानी ने कि भारत और पाकिस्तान दो ऐसी शक्तियां हैं, अगर एक साथ मिलकर के काम करने लग जाएं तो फिर भारत को कोई नहीं हरा सकता, यानी वो इस शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जितनी बड़ी हैकिंग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, इसको भारत और पाकिस्तान ही रूल कर रहे हैं जी। और मैंने ये देखा कि आवाम में तो बड़ा प्यार है, जनता में आपसी प्यार बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल नफरत है पर आपसी प्यार है। विक्टोरिया हार्बर है हांगकांग में, वहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को लेने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी और इस्लाम प्रमोटर है, लेकिन उसके जो टॉप पे वीडियो पड़ा है, जो उसने पिन करके रखा हुआ है, जिसको हर जगह प्रमोट कर रहा है, वो वीडियो है गौ माता का गौमूत्र जो हम पीते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उससे क्या लाभ होता है। अच्छा। सनातन का पूरा प्रचार पाकिस्तानी कर रहा है। कई सारे पाकिस्तानियों ने को क्या मैंने देखा कि प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पूजा करवाने पहुंचते हैं कई सारे पाकिस्तानी, अपने आपको सनातनी मुस्लिम कहने लगे हैं। बिल्कुल कहने लगे हैं, और पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे पूजा करवाने आते हैं। अच्छा। कितने सारे पाकिस्तानियों का पूजा हुआ है। हमारे यहाँ हर सप्ताह 6 से 7 पाकिस्तानी जरूर कहेंगे कि मुझे अपनी कुंडली दिखानी है। तो पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से अंग्रेज आ रहे हैं, गोरे आ रहे हैं। तो जो जिनका पूजा आदि सब कंडक्ट होता है, वही शंकर जी के मंदिर में सब पूजा हो जाता है। अच्छा। वो अपने कंट्री में बैठते हैं, संकल्प लेते हैं, पूजा वहां हो जाता है, शिव जी के पास में उनका काम बन जाता है। तो ये मैंने देखा कि लोग जुड़ रहे हैं वापस, और ये सब भी जुड़े हैं। जो हम यही कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल नफरत को अगर हटा दिया जाए तो भारत पाकिस्तान एक देश जैसा है। मैं तो देखता ही नहीं दोनों को अलग अलग देश। मैं बॉर्डर देख ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो वो उस पार अपनी जमीन दिखाई देती है। अब किसी के घर का अगर एक हाथ जमीन चला जाएगा तो आदमी चैन से सोता नहीं है। मेरे देश का पूरा एक आधा हिस्सा टूट के गया है, मैं कैसे शांति से बैठूं? वापस आएगा। वही कारण है कि मैं ये जो एस्ट्रोलॉजी को मैंने एक सहारा लिया है, वही एक कारण है। मैं चाहता हूं कि इन देशों को एक साथ मिलाऊं और अखंड भारत बनाऊं। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर मुझे मौका मिले कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं ऐसी चीजें जरूर करूंगा। अखंड भारत के लिए मैं सारे निर्णय फटाफट लूंगा, क्योंकि मुझे मेरा पहला टारगेट ही रहेगा जमीन बढ़ाओ। जमीन, लोग कहते हैं ना पैसा कमाना शुरू किया अगर तो इधर उधर खर्चा मत करो, पहले जमीन बनाओ, जमीन खरीदो। भाई जमीन खरीदने में मेरा बड़ा दिमाग है, मैं जमीन खरीदने में बड़ा बिलीव करता हूँ। पाकिस्तान को खरीदना है, पीओके खरीदना है, मुझे बांग्लादेश खरीदना है, मुझे म्यांमार खरीदना है, मुझे अफगानिस्तान खरीदना है, वो मुझे चाहिए। तो इस तरीके का कोई एक आधा अगर समीकरण चल जाए तो मजा आ जाए। ये आप देख भी रहे हैं कि 25 साल बाद अखंड भारत बनेगा, और अखंड बनेगा। मैं खुद खड़ा रहूंगा उसके लिए। अखंड भारत बनाने के लिए मैं अपना जी जान लगाऊंगा। जी,
क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि आप सोचिए ना, संभाजी महाराज ने आंखें नोचवा ली थी अपनी, अपना खाल उधड़वा लिया था, लेकिन एक कतरा जमीन नहीं जाने दिया। रानी पद्मावती ने 200 रानियों के साथ में जौहर किया जी, आग में कूद गई, लेकिन जमीन नहीं जाने दिया। ऐसा क्या भारत को डस गया है, ऐसा कौन सा राहु डस गया है कि कुर्सी पर लोग बैठ रहे हैं और कुर्सी को नोच रहे हैं, लेकिन कुर्सी को छोड़ नहीं रहे। कुर्सी पे बैठे बैठे देश को बेच दे रहे हैं। हाँ। मुझे देश को नोचने नहीं देना किसी को। अरे गांव से एक छोटा मुखिया भी खड़ा होता है, कहता है 5 लाख रुपया लगाए हैं, पहले 10 लपेटेंगे, उसके बाद काम होगा। सच बात है। पैसा लगता भी मुखिया गरीब आदमी, लगाने वाले पैसे सब उधर के जो भी उनके पूंजीपति होंगे वो लोग पैसे लगाने वाले जी, तो वो तो अपना इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। अगर मुखिया स्तर पर ये हो रहा है तो ऊपर स्तर पर तो और ज्यादा चीजें हो रही हैं और बड़े बड़े समीकरण बैठ रहे हैं जी। तो इस चीजों को भी बदलना है मुझे जी। सुमित जी, अब मैं आपसे कुछ रेमेडीज जानना चाहूंगी, बिकॉज आप बताते, बहुत अच्छी आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं और बहुत बेबाकी से होती हैं, तो मुझे लगता है जो आप रेमेडीज भी देंगे हमारे ऑडियंस के लिए वो बहुत उनको असर करेंगी। एक चीज़ मैं जो पहले ये जानना चाहूँगी, मैं आजकल देख रही हूँ बच्चों के ऊपर कोई बहुत बुरी चीज़ें आ रही हैं, और हमने सुना भी था इनिशियली ईयर के कि शायद बच्चों को सेफ रखिए, और मैंने बहुत न्यूज़ सुन ली है कि कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या कोई ग्रह है, आपको क्या लगता है, और बच्चे कैसे सेफ रहें? देखिए, ये चीजें जो है मार्च 2025 से शुरू हो गई हैं, 29 मार्च से शनि का मीन राशि में प्रवेश होना और राहु का कुंभ राशि में बैठना। अच्छा। ये राहु जो होता है वो चंचल ग्रह होता है, चंचल होते हैं बच्चे, तो इसी कारण से बच्चों के ऊपर बड़ा प्रभाव आ रहा है। बच्चे जिद्दी ज्यादा हो गए हैं, मोबाइल के लिए एडिक्ट ज्यादा हो गए हैं। अब ये जो ट्रांजिशन है, ये राहु जब तक वृषभ राशि में ट्रांजिट करके नहीं पहुंचेंगे तब तक ये गड़बड़ी बनी रहेगी। अच्छा। अभी कुंभ से मीन में राहु पहुंचेंगे, मीन से मेष में, मेष के बाद जो है वृषभ में पहुंचेंगे। तो इस साल में कुछ सुधार की उम्मीद है? इस साल के अंत में कुछ सुधार होगा। ओके। लेकिन वही दिसंबर के बाद से सुधार होता हुआ दिखाई पड़ता है बच्चों की मनोस्थिति में। लेकिन तत्काल के लिए मैं यही कहूंगा, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिएगा, डिजिटल चीजों से दूर रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और कुंभ राशि का राहु बड़ा घातक होता है। अच्छा। विष योग बनाता है, यानी बच्चे के लिए विष का काम करेगा मोबाइल फोन। बच्चों के आसपास मोबाइल की एनर्जी से बच्चों को दूर रखिएगा, अन्यथा बच्चे और बीमार पड़ते रहेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे शादियां होती हैं तो कुंडली मिलाने का बहुत प्रचलन है पुराने जमाने से, बट अभी भी हम देख रहे हैं डिवोर्स केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, आपस में नहीं बन रही है। कितने कपल्स हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए साथ रह रहे हैं। तो क्या कुंडली मिलान से कोई फर्क पड़ता है, मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए? देखिए, कुंडली मिलाना आना चाहिए जिसने मिलाया है उसको, या आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सही देना चाहिए जी। अगर डेट ऑफ बर्थ सही सप्लाइड है, कुंडली मिलाने वाले को मिलाना आता है, तो जब मिला के करी जाती है तो कॉम्पेटिबिलिटी कहीं खराब नहीं हो सकती। अच्छा। मैंने ये देखा है, अगर मिलाने में गलती है तो कॉम्पेटिबिलिटी खत्म। ओके। ये एक बड़ी रीजन है कि, और जो मैंने बोला कि किन राशियों का कौन मित्र है, किन राशियों का कौन शत्रु है, वो भी थोड़ा देख करके, जैसे मैंने जिस प्रकार से बोला कि मेष का मारक तुला है, तो उसी प्रकार से, यानी कि मंगल का मारक शुक्र है, तो उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे राशियों का भी तो वैसे ही चलता है। अच्छा। अगर आपके जो पार्टनर हैं विपरीत राशि वाले हैं, षटाष्टक दोष भी कहते हैं। अच्छा। खटाष्टक दोष, तो 6 या 8 का अंतर है, यानी अगर आपका 1 है, मेष है, 6 का अंतर है, तुला पहुंच गया, 8 का अंतर है, यानी धनु पे आ गए, नहीं 8 का अंतर है, वृश्चिक पे आ गए, तो वहां पर खटाष्टक दोष का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें भी फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हम जेनजीज को तो देख ही रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बन नहीं रही हैं। और कुंडली मिलाने का भी आजकल लोग बच्चे बोलने लगे, एस्ट्रोलॉजी में क्या रखा है, लव मैरिजेस हो रही हैं। तो आपके हिसाब से अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, कुंडली देख के शादी हो, तो ये चीजें बच सकती हैं? देखिए ना, मैंने शादियां होती देखी ऐसे भी कि शादी हुई है और कई लोगों को ऐसा होता है कि शादी होने के बाद तुम्हारी मृत्यु होना तय है, इस फलाना लड़की से हुआ तो हाँ, तो होता क्या है, हाँ, विधत्व योग होता है। हाँ। कभी कभी किसी किसी के कुंडली में विधवा होने का योग होता है। okay. अब जिसके कुंडली में विधवा होने का योग है, आपकी शादी उससे करा दी जाए तो मामला साफ है, फिर कुछ दिन में रिजल्ट देगा। 5 साल के अंदर ये रिजल्ट दे देता है विधत्व योग। अच्छा। शादी के 5 साल के भीतर मृत्यु हो जाता है पति का। तो चाहे पति की कुंडली में वो योग ना हो तो वाइफ से, हाँ, वाइफ से आएगा, क्योंकि अर्धांगिनी बनी ना, अर्धांगिनी बनी तो फिर आधा उनका भाग्य, आधा किस्मत, आधा सब कुछ आपका है। तो विधत्व योग अगर है तो फिर मृत्यु भी तय है। इसीलिए कुंडली मिलाना पड़ता है कि आप अपने आगे अपने उस प्रेम विवाह को चुनेंगे कि अपने जीवन को चुनेंगे।
जी, बिल्कुल सही इसलिए बात है। शास्त्र को हमेशा सामने रखिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय, कि आपको अगर अज्ञानता का अंधकार है, आगे खतरा है, तो शास्त्र बता देगा खतरा है। बिना जाने बिना पढ़े, जैसे छोटा बच्चा है, उसको पता है, उसको वो आग में चमक दिख रहा है, लेकिन वो आग को छुएगा तो जलेगा भी तो वही। जी। अगला एक क्वेश्चन है जो सभी जानना चाहते हैं, पैसा सबको चाहिए, तो कोई एक ऐसी रेमेडी कि थोड़ा पैसा आता रहे और इजी उपाय कि सभी कर सकें। अगर सभी करना चाहते हैं उपाय, तो दान करना चाहिए। हर अच्छा। सप्ताह के हर दिन उससे संबंधित वस्तु का दान करिए। सत्य तप दया दान, सतयुग में जैसे तपस्या सत्य बोलना धर्म था, त्रेता में तपस्या करना धर्म था, द्वापर में दया दिखाना धर्म था, कलयुग में दान ही धर्म है। अच्छा। सोमवार के दिन आप चांदी का दान करिए या दूध का दान करिए। शंकर जी के शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, चावल का दान करिए। अगर आप मंगलवार का दिन है या सोमवार को खीर बंटवा दीजिए। मंगलवार का दिन है, मंगलवार को आप लाल मसूर की दाल का दान करिए, चिड़ियों को खिलाइए लाल मसूर की दाल। मंगलवार को आप ईंधन का दान करिए, किसी मंदिर में माचिस का दान करिए, गुप्त रूप से भी माचिस मंदिर में छोड़ के आइए। खाने पीने का जो रसोई होता है, जहाँ सामूहिक खाना बनता है, वहां पर ईंधन का गैस का व्यवस्था करवाइए। बुधवार के दिन में आपको हरी चीजों का दान, हरा फल दान कर दीजिए, किताब का दान कर दीजिए, हरी मूंग की दाल को चिड़ियों को खिला दीजिए, गायों को हरे हरे साग का व्यवस्था करिए। बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को चने का दाल, गुड़ का दान गऊ को करिए, गाय को सेवा दीजिए, ब्राह्मण को भी चने का दाल और गुड़ का व्यवस्था करवाइए। मंदिरों में इन चीज़ों का व्यवस्था करवाइए। शुक्रवार का दिन है तो आपको दही का दान करना चाहिए। मंदिरों में दही का शरबत बनवा करके आप व्यवस्था करिए, लस्सी का व्यवस्था करिए। और अगर दिन है शनिवार का, तो शनिवार का दान शनिवार की शाम को करिए। शनिवार की शाम को छना हुआ वस्तु, समोसा हो गया या कुछ ऐसा वस्तु हो गया, उसका दान भर पेट काले उड़द से दाल बना के, खिचड़ी बना करके उसका दान करिए। कुत्ते को खिचड़ी खिलाइए, काले उड़द की बनी हुई खिचड़ी कुत्ते को खिलाइए, जूठी खिचड़ी, यानी खुद थोड़ा सा खा करके बाकी जूठा कुत्ते को खिलाना चाहिए। काला कुत्ता मिले तो अति उत्तम। और जो शूद्र हैं, जो काम करते हैं, जो जैसे नाली की सफाई कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप जो है इसका दान करिए, काले वस्तुओं का दान करिए, काले कपड़े का दान करिए शनिवार को। खरीदना शनिवार को नहीं है, खरीदे पहले, दान उस दिन करें। रविवार का समय है तो खीर का दान करना चाहिए, गुड़ का खीर बना करके रविवार को आपको दान करना चाहिए मंदिर में, ब्राह्मणों को सेवा के रूप में, और बाकी अन्य लोगों को खिलाइए। तो सप्ताह के इन दिनों में अगर आप दान केवल करते हैं तो आपके जीवन में खूब सारा उन्नति और पैसा आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। एक मैंने जैसे अभी आपसे मैरिड लाइफ का ही पूछा था, तो एक उपाय कपल्स के लिए बता दीजिए कि आपस में प्यार बना रहे। गौरी शंकर का पूजा करिए, लेकिन मेक श्योर गौरी शंकर या शिव परिवार का मूर्ति घर पे ना हो। अगर है तो विसर्जित करिए पानी में, मतलब नहीं तो शिव मैरिड लाइफ परिवार खराब है। की पूरी मूर्ति भी ना हो। हाँ, अगर मूर्ति है तो उसको विसर्जित करिए। शिव जी की मूर्ति ना रहे घर में, मेक श्योर, बट ये नहीं तो तो मैरिड कहा लाइफ जाता खराब है हो जाएगी। कि फैमिली जैसे शिव जी हो गए, पार्वती जी, गणेश जी, फोटो कार्तिक रखिए ना, जी। फोटो रखिए। अच्छा, मूर्ति ना हो। मूर्ति ना बहुत शक्तिशाली होती है मूर्ति, वो सन्यासी पूजे उनको। ऐसे आप उनको रखिए तो मंदिर में उनके लिए मंदिर बनवा सकते हैं, मंदिर में जी, जी। स्थापना करवा करके पूजा करने के लिए, जन कल्याण के लिए रखिए। घर में मूर्ति शिव आगम के अनुसार वर्जित है। एक आखिरी और आप हमें बता दीजिए बच्चों के लिए, अभी मैंने आपसे पूछा था जी। कि बच्चे सबके सेफ रहें, उसके लिए कोई उपाय? बच्चों को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो बच्चों के तकिए के नीचे हल्दी, जो खड़ी हल्दी की गांठ होती है, वो आप मंगलवार के शाम को उनके तकिए के नीचे रखिए। अच्छा। साथ में पीला वस्त्र रखिए, और नीम की जो पत्तियां आती हैं, तो नीम की पत्तियों से पत्तियां अलग कर लीजिए, वो डंडी जो रहेगी नीम वाली, 12 डंडियां तकिए के नीचे रखिए। इससे माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए मंगलवार की शाम को बच्चों के तकिए के नीचे रखिए। बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बच्चे सेफ रहेंगे। और क्या करना है उसके बाद? उसका तकिए के नीचे रखे रहना है। हाँ। सूख जाएगा वहीं पे, कोई दिक्कत। सूख जाएगा, देन अगले दिन कुछ नहीं रखे रहना उसको, छोड़ परमानेंट। अच्छा, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप कर सकते हैं। ओके, तो हटाना कभी नहीं है? हटाना नहीं है, छोड़ देना वहीं पे, कोई दिक्कत। वहीं छोड़ दें, तो इससे बच्चों पे नेगेटिव एनर्जी भी काम नहीं करेगी, सेफ रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आज आपने हमें बहुत अवेयरनेस से भरपूर बातें बताई हैं। हमारी ऑडियंस को भी मुझे लगता है पॉडकास्ट सुन के बहुत अवेयरनेस आई होगी और बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है आज हमारे ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, नियर डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी अवेयर हो सकें और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनसे बच सकें, अपनी सेफ्टी रख सकें। अगर किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चन हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।